नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। तो हमारा चैप्टर है 8, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, केपलर के नियम लिखिए। आप जानते हैं निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले प्राचीन काल में पृथ्वी और ग्रहों की गति जानने के लिए काम किया और 1543 में निकोलस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में यदि ऑब्जेक्टिव में आता है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो आपको आंसर में 4 ऑप्शन जो दिए रहेंगे उसमें निकोलस कोपरनिकस को सही पर टिक लगाना है, कोपरनिकस लिखना है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या कहता था? इसके अनुसार सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। बाद में जर्मनी के मूल वैज्ञानिक केपलर ने अन्य वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे शोध किए गए, उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए, डेटा इकट्ठा किया, तब ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम केपलर ने दिए, प्रतिपादित किए। वो 3 नियमों को हम केपलर के नियमों के नाम से जानते हैं। ये तो इसकी भूमिका है। आपको केपलर के नियम कहाँ से लिखना है? पहला नियम यहाँ से, फसला है केपलर का कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या कहता है? इसके अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। एलिप्टिकल, एलिप्स आप जानते हैं ना, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्तीय इस तरह का दीर्घवृत्त होता है। इसमें हर प्लैनेट सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं, तो इसके एक फोकस इस तरफ होता है, एक फोकस इस तरफ होता है। इसको नाभि या फोकस कहते हैं। सूर्य इसके एक फोकस पर स्थित होता है और ये प्लैनेट इस एलिप्टिकल पैटर्न में, अंडाकार पैटर्न में गति करता है, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है। ये उसकी कक्षा है। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग कक्षा होती है। तो जब ये यहां आएगा ग्रह, तो ये सूर्य के बिल्कुल पास रहेगा। इस तरह से 2 पॉइंट हो गए हमारे। ये फोकस F1 है और यहाँ F2 है। मान लीजिए F1 फोकस पर सन है और ये प्लैनेट इसकी परिक्रमा कर रहा है, तो ये जो दीर्घवृत्तीय पैटर्न है, इसमें ये जो छोटा व्यास है इसको हम लघु अक्ष कहते हैं। 2 अक्ष होते हैं और ये कहलाता है दीर्घ अक्ष। जो ज्यादा बड़ी लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो सूर्य का निकटतम बिंदु, जबकि प्लैनेट सूर्य के सबसे पास रहेगा, वो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ए है, और ये दूर का बिंदु है, ये बी है। तो निकटतम बिंदु ए है, इसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सूर्य के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको उपसौर कहा जाता है। और जो दूरस्थ बिंदु है, सबसे दूर का बिंदु, ये बी है, इसको हम कहते हैं अपसौर। तो ये पहला नियम है। नियम यदि आपको लिखना है तो केवल इतना लिखना है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि या फोकस पर होता है। दूसरा नियम केपलर का है, द्वितीय नियम, जिसको हम क्षेत्रफलों का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ एरियाज। ये क्या कहता है? सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में उसके द्वारा तय किया गया जो एरिया होता है वो बराबर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल है, एरियल स्पीड है, वो कांस्टेंट रहती है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये इसका मतलब क्या है। देखिए, ये नियम ये कहता है कि कोई ग्रह है वो ए से बी तक जाता है, तो जितना समय वो ए से बी तक जाने में लगाता है उतना ही समय उसे सी से डी तक जाने में लगता है। तो इसके द्वारा यहाँ जो कवर किया एरिया है वो ये है और यहाँ जो कवर किया एरिया ये है वो ये है। ये दोनों एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी एस,
इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDS, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल कम होती है, न्यूनतम होती है, और जब पास होता है तो वो अधिकतम होती है, तभी वो बराबर एरिया कवर कर पाएगा। तो नियम तो केवल इतना ही है, आप इतना लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ये डायग्राम बनाएं और एरिया ऑफ ट्राइंगल ASB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये क्षेत्रीय चाल कहलाती है, ये नियत रहती है। तीसरा नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष क्या है, वो लंबी वाली, इस तरह का जब हम इलिप्स बनाते हैं तो ये वाली जो एक्सिस है ये दीर्घ अक्ष कहलाती है और ये वाली जो एक्सिस है ये लघु अक्ष कहलाती है। तो अर्ध दीर्घ अक्ष का मतलब हुआ ये, इसको सूर्य से इसकी माध्य दूरी भी कहते हैं। तो परिक्रमण काल कैपिटल T अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। आपकी बुक में लैंग्वेज यही लिखी होगी। इसका मतलब दूसरा ये है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों सही माने जाएंगे। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग एक चक्कर पूरा लगाने में लगा समय, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जितने समय में वो पूरा करता है वो उसका कहलाता परिक्रमण काल। इसका वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। या तो ये लिखें कि T स्क्वायर इज इक्वल टू RQ, T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू RQ, या ये लिखें किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इन सबको आप नोट करते जाइए, आपने पहले भी नोट कर लिया होगा, आपको रिवाइज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपको लिखना पड़ेगा नीचे, किसी ग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल T और सूर्य से उसकी माध्य दूरी स्मॉल r हो तो T स्क्वायर समानुपाती R त्रिघात, T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ। अब कांस्टेंट लगाइए जिससे समानुपाती बराबर में बदला जाए, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू KRQ। ये हमारा थर्ड लॉ है, केपलर का तीसरा नियम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नियम आपको लिखना है, आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें जरूर करिएगा। K क्या है, आनुपातिक नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं दूसरा नियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, उसको लिखने का आपको तरीका बता रहे हैं, किस तरह से आपको लिखना है। आपने हालांकि सबको समझ लिया है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, एवं इसके आधार पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को परिभाषित कीजिए। डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। तो ये देखिए, मान लीजिए कि कोई दो पिंड हैं, आपको पता है कि विश्व में प्रत्येक पिंड, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षण का गुण होता है। इस आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी पत्थर को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है पृथ्वी पर, आप चौक को ऊपर की तरफ फेंके तो वो नीचे की तरफ आएगी, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसे ही हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टेटमेंट क्या कहता है इस नियम का, दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो बातें आ रही हैं, दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दो इक्वेशन हमारे बन जाएंगे। ये तो हमारा नियम हुआ। दो इक्वेशन कैसे मानेंगे हम, ये डायग्राम आपको बनाना है। इतना लिखने के बाद जब आप ये आंसर लिखेंगे, ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब आप ये चित्र बनाएंगे, इसमें दो पिंड हमने बना लिए, एक का नाम A है, एक का नाम B है। एक पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है। इन दोनों के बीच की दूरी d है। ये फोर्स लग रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा।
तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल F द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो पहला समीकरण हमारा हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, F समानुपाती m1 इंटू m2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या आएगा, ये देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, इसका वर्ग क्या होगा, वर्ग लगा दिया ऊपर, व्युत्क्रमानुपाती में नीचे आता है तो F समानुपाती 1/d²। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों समीकरणों को हम मिला देंगे। तो दोनों समीकरणों को मिलाने पर हमारे पास ये आएगा, ये समानुपाती वाला ऊपर आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती वाला नीचे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती m1 m2 अपॉन d²। अब आपको पता है समानुपाती हटाते हैं तो बराबर का निशान लगता है और एक नियतांक का गुणा होता है। यहाँ वो नियतांक आपको k नहीं लगाना है, जनरली हम k यूज करते हैं। यहाँ एक स्पेशल कांस्टेंट यूज होता है, वो है कैपिटल G। आप स्मॉल g भी पढ़ेंगे, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, कैपिटल G गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। तो यहाँ कांस्टेंट जो लगा वो क्या हुआ बच्चों, कैपिटल G। कैपिटल G को ही हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो यहां तक करेंगे तो हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा दीजिए इसके आधार पर। तो नियम तो ये इधर तक आ गया, समानुपाती को हटा के जी लगा दिया। अब जी की परिभाषा देना है। तो परिभाषा देने का फिजिक्स में तरीका ये है कि कुछ राशियों को हम एक कर देते हैं और बराबर की इस तरफ वाली राशि के उसको बराबर कर देते हैं, जिस क्वांटिटी को हमें डिफाइन करना है, यही तरीका है। तो हमने क्या किया, m1 और m2 को 1 मान लिया, m1 बराबर m2 बराबर 1 और d बराबर 1। अब जब ये मान इसमें रखेंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो f बराबर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो g जो है f के बराबर है, लेकिन किस कंडीशन में बराबर है, जबकि m1 और m2 एक हैं। एक का मतलब होता है एकांक, इकाई, और दूरी भी उनके बीच की दूरी क्या है, इकाई है, एकांक है। तो इसका मतलब ये हुआ गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो इकाई दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच में कार्य करता है। यानी हम ये कह सकते हैं एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच में जितना आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो ये पूरा प्रश्न हुआ, 4 नंबर का प्रश्न होगा। ये प्रश्न कैसे आएगा, अभी आपने प्रश्न जब देखा था तो प्रश्न लिखा था मैंने, तो उसमें क्या लिखा था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए एवं इसके आधार पर गुरुत्वीय नियतांक को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ तक जब आप करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुरुत्वीय नियतांक जी का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो अभी हम इसी आधार पर इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है, क्या करना है, मात्रक सबसे पहले निकालते हैं। कैसे निकालना और लिखना, 1 नंबर में मात्रक लिखने आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और निकालना ज्ञात कीजिएगा तो आपको इस फार्मूले से उसको निकालना पड़ेगा। देखिए हमारा फार्मूला ग्रेविटेशन लॉ का क्या है, F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन d²। इससे g निकालेंगे तो क्या आएगा, ये f और d² का तिर्यक गुणा हो गया fd², ये पक्षांतर हो गया तो m1 m2 नीचे आ जाएगा। अब यदि हमें इन पूरी राशियों के यूनिट्स मालूम हैं तो हम जी का यूनिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हमें मालूम है, ये सारी राशियां हम जानते हैं। फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, यह हमने न्यूटन लिख दिया। d² यानी डिस्टेंस, दूरी का मात्रक मीटर होता है ऐसा इस सिस्टम में, तो मीटर² हो गया। m1 का मतलब मास पहले पिंड का, तो मास का यूनिट kg किलोग्राम। m2 का मतलब मास दूसरे पिंड का द्रव्यमान, तो उसका भी किलोग्राम होता है। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², kg इंटू kg पर kg²। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये kg² को यदि ऊपर ले जाएंगे तो kg के ऊपर -2 भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg², किसका यूनिट, कैपिटल G का। इसी से हम विमीय सूत्र निकाल लेंगे, इसी फार्मूले से। इन सब के विमीय सूत्र रख दीजिए, विमाएं रख दीजिए, तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा।
कैसे बनेगा? फोर्स का विमीय सूत्र होता है mLT-2। क्यों होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए माने त्वरण, m का m और त्वरण का LT-2, दूरी का l तो L2, m1 का m और ये m। अब क्या करिएगा, ये m से m या ऊपर जाएगा तो 0 आ जाएगा और ये m ऊपर जाएगा तो m-1, L2 और L इसमें घातों का गुणा हो जाएगा तो L की पावर 3 आ जाएगी और T-2, लिहाजा G की जो विमाएं हैं या विमीय सूत्र है वो है m-1 L3T-2। तो ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न हमने किया केपलर के नियम, तीनों नियम आपको करना है। दूसरा नियम हमने किया न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम और गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा दी। तीसरा छोटा क्वेश्चन हमने किया जी का मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात करने। ये तीसरा प्रश्न हमारा हो गया। अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले इसका मान भी आप याद रखिएगा। ये मान होता है कैपिटल जी का 6.673 या 6.67 बस इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी का क्या है? मान है। तो अब चौथा प्रश्न करते हैं हम। गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। एक्सेलरेशन, त्वरण हमने पढ़ा है। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? गुरुत्व के अधीन जो वस्तु नीचे गिरती है उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है और इसके स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर या उसमें उत्पन्न त्वरण, ये कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी से इसको हम शो करते हैं। अब चूंकि त्वरण आप पढ़ चुके हैं तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और दर यानी एक और समय तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2 इस तरह से लिखा आता है बुक्स में। और आपके ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा लिखा है तो भी सही है, क्योंकि s की पावर 2 को आप ऊपर ले जाएंगे तो s के ऊपर -2 हो जाएगा। और CGS यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र त्वरण का होता है m0 LT-2। तो ये सारी बातें हैं। ये यूनिट हुआ ms-2 भी लिख सकते हैं इसको। ये CGS में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर s-2 भी लिख सकते हैं इसको। और ये विमीय सूत्र आपने निकाले हैं तो वो आता है। जी का मान जो है 45 डिग्री समुद्र तल पर ज्ञात किया गया है, वो 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 होता है। सवालों में न्यूमेरिकल में इसको अप्रॉक्सीमेट 10 भी दिया जाता है। अप्रॉक्सीमेट आसान हो जाती है कैलकुलेशन, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आता है। तो न्यूमेरिकल यदि आते हैं तो 10 से कैलकुलेशन करिए, आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। एक्चुअल मान 9.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ हमारा है जी और जी में संबंध स्थापित कीजिए। अब दो जी हमने पढ़ लिए, एक कैपिटल जी उसको कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक, एक स्मॉल जी उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो दोनों में अंतर क्या है, इनमें संबंध क्या है, पहले संबंध स्थापित करेंगे फिर अंतर ज्ञात करेंगे। देखिए हमने ये मान लिया इनमें क्या रिलेशन है, उसके लिए मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m∗e है। ई फॉर यहाँ अर्थ है। कैपिटल एम भी आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और त्रिज्या कैपिटल आर मान लें। यहाँ आपकी बुक में जो नोटेशंस दिए गए हैं उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या आर है। स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है तो गुरुत्वाकर्षण नियम लगेगा। दो पिंड हो गए, एक पृथ्वी हो गई और एक m द्रव्यमान की वस्तु हो गई। तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, G m1 m2 तो G तो ये कांस्टेंट आ गया। m1 की जगह पहला पिंड यानी पृथ्वी me, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 की जगह m और डिस्टेंस d मानते हैं हम, तो d की जगह ये डिस्टेंस क्या होगी, त्रिज्या r पृथ्वी तल पर स्थित है। पूरा द्रव्यमान पृथ्वी का उसके केंद्र पर स्थित माना जाता है। तो केंद्र से उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या हो गई, r हो गई। तो नीचे r का स्क्वायर आ जाएगा।
ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इस सूत्र से हमने किया, जो गुरुत्वीय नियतांक का सूत्र हमने अभी निकाला, अभी हमने दूसरे नंबर के प्रश्न में जो पढ़ा था। तो अब इस बल के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु में जो उत्पन्न हो रहा है वो स्मॉल जी है। तो यही न्यूटन का दूसरा नियम लगेगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान कितना m और त्वरण कितना स्मॉल जी, तो F इजिकल टू ma लिखते हैं ना हम। तो अब a के स्थान पर क्या रख देंगे, g रख देंगे, तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, mg। अब दो समीकरण हो गए, ये mg यही बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये और ये बराबर हैं, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दीजिए। तो mg बराबर हो जाएगा ये पूरा g me m अपॉन re का स्क्वायर। इस m से इस m को कैंसिल कर दीजिए। फाइनली हमारे पास आ गया g इजिकल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बड़ा ही सरल है। एक सूत्र गुरुत्वाकर्षण से बनाइए, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यदि आप एम ई नहीं मानना चाहते, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, दूसरा एफ इजिकल टू एम जी, दोनों को बराबर कर दीजिए, एम से एम कैंसिल कर दीजिए, जी इजिकल टू आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हमारा जी और जी में संबंध हो गया। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न कैसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये भी ये सूत्र निकालेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये जो फाइनल हमारा सूत्र आ रहा है जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसमें स्मॉल एम नहीं है, यानी उस वस्तु का द्रव्यमान नहीं आ रहा। तो ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि द्रव्यमान नहीं है, इसलिए जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वो केवल और केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये भी हम इससे प्रूफ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे कई सूत्र निकलते हैं। ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, गहराई पर जाने पर स्मॉल जी के मान में परिवर्तन इत्यादि। तो अब उसी में बड़ा क्वेश्चन हम एक करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। जी का मान घटता है और वो हम कैसे शो करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, वो ये डेरिवेशन हम करते हैं। तो ये मान लीजिए अर्थ है जिसका द्रव्यमान एम ई है, त्रिज्या आर ई है और एक पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है। इसको एच हाइट ऊपर ले जाया गया है। पहले यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी तल पर है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो स्मॉल जी इक्वल टू आएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अभी हमने रिलेशन निकाला, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये चित्र आप बनाइए, पृथ्वी बनाइए, ये एम बनाइए, हाइट बनाइए, आर ई लीजिए, त्रिज्या, पहला समीकरण आ जाएगा जो अभी निकाला, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब मान लीजिए हम पृथ्वी तल से इस पिंड को एच ऊंचाई ऊपर ले जाते हैं, तो इसकी केंद्र से दूरी हो जाएगी आर ई प्लस एच। ये इतनी आर ई इसकी त्रिज्या और ये एच, तो एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए जी डैश है। तो इसमें क्या करना है, इसी सूत्र में जी की जगह जी डैश, आर ई की जगह आर ई प्लस एच, आप केवल आर भी मान सकते हैं, एम ई को एम मान सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। तो यहाँ हमने आर ई माना है तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 इक्वेशन आए, हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया, तो ये आएगा जी डैश अपॉन जी, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें इसका भाग देंगे तो ये पलट जाएगा तो आर ई स्क्वायर ऊपर आएगा और जी एम ई नीचे आएगा। इस जी एम ई से इस जी एम ई को आप क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ये नीचे वाले हिस्से में से आर ई स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। आर ई जब आप कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर लगाइए, तो आर ई का भाग होगा इन दोनों में, तो आर ई में आर ई का भाग हुआ 1 आया, यहाँ एच में आर ई का भाग होगा तो एच अपॉन आर ई आएगा स्क्वायर। एक्चुअली में आर ई को कॉमन निकाला गया है, यदि हम कॉमन निकालते हैं तो उस संख्या का भाग देते हैं, तो यहाँ हमने भाग दिया 1 आया, तो यहाँ भाग देंगे तो एच ई अपॉन आर ई आएगा। इससे फायदा क्या हुआ, ये आर ई स्क्वायर से ये आर ई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा।
जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ 2 घात प्लस की है, ऊपर जाके काय की हो जाएगी माइनस की। यहाँ मैथमेटिक्स की एक प्रमेय यूज होगी, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल थ्योरम, लगभग द्विपद प्रमेय। लगभग द्विपद प्रमेय में क्या होता है, उसमें ये होता है कि यदि इस तरह का कोई समीकरण आपके पास है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, ठीक है, तो द्विपद प्रमेय तो बहुत बड़ी है, लेकिन लगभग द्विपद प्रमेय में ये जो घात है इसका दूसरे स्टेप में गुणा हो जाता है, तो ये लगभग बराबर आता है 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स, इस एन का गुणा। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा सेकंड स्टेप में, तो यहाँ 2 लिखा हुआ माइनस का 2, सेकंड स्टेप में इसका गुणा कर दीजिए। तो h का मान पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसलिए तब लगभग द्विपद प्रमेय लगेगी। तो ये सूत्र हमने आपको बताया कि इस घात का यहाँ दूसरे स्टेप में गुणा हो जाएगा, तो जी डैश अपॉन जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई आ जाएगा। अब देखिए, अब इस g का त्रियक गुणा कर दीजिएगा, यहाँ जाके ये सिद्ध होता है कि g डैश का मान g से कम है, क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे तो g का 1 में गुणा होगा और माइनस 2hg अपॉन आर ई आएगा। इसका मतलब है g में से इतना हिस्सा घट रहा है, g मतलब 9.8 में से इतना हिस्सा घट रहा है, इसका मतलब है g डैश इज लेस देन g। इससे सिद्ध होता है कि ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल g का मान घटता है, कम होता है। तो परिवर्तन के लिए जो डेरिवेशन निकालना है वो इस तरह से आपको पूरा करना है। पृथ्वी तल पर g का मान निकालिए इस सूत्र से, इस पूरे इसमें लिखा हुआ है पूरा डेरिवेशन इसी स्लाइड में। पहला समीकरण बनाइए, फिर h ऊंचाई ऊपर ले जाइए, यहाँ आर ई की जगह क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच, जी की जगह जी डैश। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दीजिए, फिर आर ई को स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, फिर ये 2 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ लगभग द्विपद प्रमेय लगा दीजिए, ऋण 2 का सेकंड स्टेप में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और जी का त्रियक गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा जी डैश इज लेस देन जी। इसका मतलब है पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है परीक्षा में, वो हम कर लेते हैं, वो है जी और जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी तक आप दोनों चीजों को समझ चुके हैं, कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, अभी आपने परिभाषा पढ़ी है, यह एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल है, उसका आंकिक मान है, और ये गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। गुरुत्व के अधीन जो वस्तु नीचे गिरती है उसमें उत्पन्न त्वरण को स्मॉल जी कहते हैं। दूसरा अंतर, इसका मान सभी स्थानों पर समान होता है, इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तीसरा, यह स्केलर क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश है और यह सदिश है। चौथा, मात्रक लिख दीजिएगा, इसका मात्रक अभी हमने पढ़ा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका विमीय सूत्र m-1 L3 T-2 और इसका विमीय सूत्र m0 Lt-2। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।